जय हिंद। आज जो हम लोग बात करेंगे वो अंग्रेज़ों के द्वारा जो बंगाल विजय किया गया उसके बारे में हम बात करेंगे कि अंग्रेज़ों ने कैसे बंगाल को विजय किया, क्या था तुम्हारा सिराजुद्दौला की कहानी, क्या था पलासी का युद्ध, वो सब के बारे में हम लोग टोटली का बात करेंगे। पहले ही सिराजुद्दौला नहीं आ जाता है, उससे पहले उसके कई पूर्वज आए तुम्हारा। ये कहानी स्टार्ट होती है तुम्हारा 1700 ईस्वी में। 1700 ईस्वी में तुम्हारा मुगल का जो तुम्हारा राजा था वो तुम्हारा औरंगजेब था। औरंगजेब ने एक बंदे को, अपने ही कोर्ट के एक बंदे को उठाता है और बंगाल का, तुम्हारा कहाँ का, बंगाल का तुम्हारा तुम्हारा दीवान घोषित करता है। क्या करता है? दीवान घोषित करता है। और उस बंदे का नाम क्या था? तो तुम्हारा मुर्शीद कुली खां। ठीक है, औरंगजेब ने उसको 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बना दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, 1707 में तुम्हारा औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है। और कहा जाता है कि औरंगजेब के मरने के बाद मुगल उस पावर में नहीं रहा जो औरंगजेब तक रहा। जो बाबर से लेके औरंगजेब तक तुम्हारा मुगल पावर में रहा, वो औरंगजेब के बाद नहीं रह पाया। इसका फायदा तुम्हारा उठाना चाहा तुम्हारा कौन? तो मुर्शीद कुली खां ने। मुर्शीद कुली खां को यहाँ पे तुम्हारा दीवान बनाया गया था और यहाँ से पैसा तुम्हारा दिल्ली भेजता था तुम्हारा वसूल करके। ठीक। अब लेकिन मुगलों में वो पावर है नहीं, इसका फायदा तुम्हारा उठा रहा है मुर्शीद कुली खां। अब मुर्शीद कुली खां पैसा कम कर दिया है और धीरे धीरे देखो, पैसा एक ऐसा चीज होता है कि लोभ जब आ जाए तो आदमी रुकता नहीं है। यही तुम्हारा मुर्शीद कुली खां के साथ हुआ। और बंगाल चूंकि एक बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था, इतना बड़ा एरिया हो सकता है कि तुम ही सोच लो ना, ये जो तुम्हारा सेवन सिस्टर बोलते हो ये एरिया, और तुम्हारा ये बांग्लादेश वाला एरिया, टोटली इधर बिहार उड़ीसा छत्तीसगढ़ सारा मिला करके एक बंगाल कहलाता था। तो समझ सकते हो कि एरिया इतना बड़ा है तो पैसा भी बहुत बड़ा होगा। और यही चीज मुर्शीद कुली खां को घेर के रखा था। मुर्शीद कुली खां थोड़ा धीरे धीरे उसको पैसा कम करना करता है। बाद में फर्रुख सैय्यर के बाद, जब तुम्हारा फर्रुख सैय्यर 1713 में तुम्हारा मुगल का राजा बनता है, फर्रुख सैय्यर के बाद तुम्हारा मुर्शीद कुली खां समझ गया था कि अब जो है मुगल और कमजोर हो गया, और 1717 में अपने आप को तुम्हारा बंगाल का नवाब घोषित कर देता है। कब? 1717 में बंगाल का अपने आप को नवाब घोषित कर देता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो। आगे इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बनाई। कई बार क्वेश्चन आया है कि मुर्शिदाबाद किसने बनाया था? तो मुर्शीद कुली खां खुद ने बनाया था। नाम से भी मैच कर रहा है, मुर्शीद कुली खां और मुर्शिदाबाद, तो लग रहा है कि दोनों एक ही समान है। लेकिन 1727 में तुम्हारा मुर्शीद कुली खां का डेथ हो जाता है। 1727 में मुर्शीद कुली खां का डेथ हुआ और उसका एक बेटा था जिसका नाम था सरफराज खां। उसकी एक बेटी भी थी जिसका हस्बैंड यानी जिसका पति का नाम था तुम्हारा कौन? क्या? तो सुजाउद्दीन। बताया जाता है कि सरफराज खां एक नंबर का तुम्हारा एक अय्याश टाइप का था। वो बंदा ऐसा है कि तुम उसको शाम होते हुए एगो खम्बा दे दो, 3-4 गो डांसर दे दो, उसको उसी में मन लगा रहता था। वो बंगाल का, इतना बड़ा बंगाल का रूलर नहीं बन सकता था, लेकिन राजा का बेटा राजा ही होगा, ये राजतंत्र में चलता था। तो सरफराज को लगा कि मेरा बाप मरा है तो राजा हम ही बनेंगे। अब सुजाउद्दीन को ऐसा लगने लगा, जो उसका दामाद था उसको भी लग रहा था कि नहीं, राजा हमको बनना चाहिए, मेरा साला जो है यानी सरफराज जो है वो राजा बनने के लायक नहीं है। सरफराज जैसे ही बना, तुम्हारा बोला जाता है कि सुजाउद्दीन आता है, साले को समझाता है कि ऐसा करो कि तुम राजा मत बनो, राजा हमको बंगाल का बनने दो। लेकिन माने तो माने कैसे? कुत्ता का पूंछ कभी भी सीधा नहीं हो सकता, टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा। तो वही सरफराज था। लेकिन सुजाउद्दीन दिया कान के नीचे 5 थाप और तुम्हारा सरफराज को हटा करके खुद को, अपने आप को वहां का राजा घोषित कर देता है। और बंगाल का जो दूसरा नवाब बना वो तुम्हारा सुजाउद्दीन बना। सुजाउद्दीन कौन? तो अभी बताएं कि मुर्शीद कुली खां का एक दामाद था। ठीक। लेकिन सुजाउद्दीन के मरने के बाद अब सरफराज खां के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अब उसके अगेंस्ट में खड़ा रहने वाला कोई नहीं था। तो सरफराज को पता था कि मेरा बहनोई लगता, जो मेरा बहनोई मर जाएगा तो इसके बाद तो हम ही राजा बनेंगे। बहनोई का डेथ होता है और सरफराज खां तुम्हारा बंगाल का तीसरा नवाब बनता है। लेकिन उसी समय में बंगाल का जो नवाब था, उसी समय में तुम्हारा एक बिहार वाले इलाके में, कौन सा इलाके में? तुम्हारा बिहार वाले इलाके में, ये वाले इलाके में, बिहार वाले इलाके में तुम्हारा ये जो एरिया देख रहे हो, ये वाला एरिया, बिहार वाले इलाके का एक जगह का नाम सुना होगा, पूर्णिया का नाम सुना होगा। पूर्णिया, बोला जाता है कि बिहार में एक सूबेदार हुआ करता था जिसका नाम था तुम्हारा क्या? जिसका नाम था तुम्हारा अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां बिहार का सूबेदार था और वो पूर्णिया वाले एरिया में रहा करता था। ठीक है, पूर्णिया वाले एरिया में रहा करता था। अब हुआ ये कि जैसे ही सरफराज तुम्हारा बना, तो अब अभी बताएं कि पैसा का लोभ सबको करता है कि कौन कितना पैसा हम कमा ले।
तुम्हारा अलीवर्दी खां भी चाहता था कि हम पैसा कमाएं। अलीवर्दी खां बिहार से निकलता है और तुम्हारा पहुंचता है कहाँ पे, तो पहुंचता है तुम्हारा सरफराज के पास, और सरफराज को बोलता है कि बेटा ऐसा है कि तुम हट जाओ, हम अब बंगाल का नवाब बनेंगे। अब सरफराज खां कहाँ बोला कि जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, तुम हो कौन भाई कि तुम वहाँ का राजा बनोगे। बोला कि हम तुम्हारे बाप के ही दोस्त हैं, यानी मुर्शीद कुली खां के ही जमाने के हम तुम्हारे हैं, तुम बंगाल को नहीं संभाल सकते हो, हमको पता है कि तुम एक नंबर का अय्याश हो, तुम कुछ कर नहीं सकते, ऐसा करो कि अब बंगाल का नवाब हमको बनने दो। सरफराज खां बोला कि साला इतना दिन से वेट कर रहे थे हम नवाब बनने के लिए, पहले बाप उसके बाद बहनोई बना, अब यदि सुख भोग रहे हैं तो अब तुम आ गए हो यार हमको सुख हटाने के लिए, ये नहीं चलेगा, अब हम बनेंगे। तो दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, जिस युद्ध को क्या कहते हैं, गिरिया का युद्ध कहा जाता है। गिरिया का युद्ध होता है किसके किसके बीच में, तो किसके, सरफराज और अलीवर्दी खां के बीच में। लेकिन इसमें सही में जो अलीवर्दी खां को लग रहा था कि ये निकम्मा है सरफराज, ये हार जाता है, और इसमें जीत किसकी होती है, अलीवर्दी खां की जीत होती है। क्वेश्चन आया हुआ है कि गिरिया का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब जो नेक्स्ट रूलर बना तुम्हारा, अब नेक्स्ट रूलर नवाब बना तुम्हारा अलीवर्दी खां, तुम्हारा बंगाल का नवाब बनता है। अभी बताएं कि अलीवर्दी खां बिहार यानी पूर्णिया वाले इलाके का एक सूबेदार था जो नियुक्त किया था मुगलों वालों ने। अलीवर्दी खां को बोला जाता है कि 3 गो बेटी थी, उसमें से छोटी बेटी जो थी उसका एक बेटा था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। बोला जाता है कि अलीवर्दी खां अपने इस नाती से सिराजुद्दौला से बड़ी प्यार करता था। इस चीज़ से चीर होता था अलीवर्दी खां का जो बाकी का दोनों बेटी थी उसको और उसके बेटे सबको चीर होती थी कि नाना हमको प्यार नहीं करते हैं, इसको बहुत प्यार करता है। और कहीं ना कहीं अलीवर्दी खां ये कह भी दिया था कि मेरे मरने के बाद जो बंगाल का राजा बनेगा यानी नवाब बनेगा वो मेरे छोटी बेटी का बेटा जिसका नाम सिराजुद्दौला है वो बनेगा। बात यही हुआ, मृत्यु इसकी 1756 में हो जाती है अलीवर्दी खां का, और जैसा इसने बोला था वही हुआ। 1756 में तुम्हारा बंगाल का जो नेक्स्ट रूलर बनता है वो सिराजुद्दौला बनता है। कौन बनता है, सिराजुद्दौला बनता है। ये एक नंबर का समझ लो सनकी टाइप का, एग्रेसिव टाइप का इंसान है कि बात कम लात से ज्यादा बात करने वाला इंसान था। अभी हम बताएं कि अलीवर्दी खां की तुम्हारा 3 बेटी थी। सबसे बड़ी बेटी का नाम था घसीटी बेगम। अब क्यों नाम रखा घसीटी बेगम आई डोंट नो, पता नहीं, घसीट क्या क्या, छोड़ो हटाओ क्या बोले। तो घसीटी बेगम इसका नाम था, और उसी का एक बेटा था जिसका नाम था तुम्हारा शौकत जंग। क्या नाम था, शौकत जंग। शौकत जंग चाहता था कि चूंकि हम अलीवर्दी खां के बड़ी बेटी का हम बेटा हैं तो देखा जाए तो हम ही को राजा बनना चाहिए, लेकिन बनता कौन है, तो सिराजुद्दौला बना। शौकत जंग कभी भी सिराजुद्दौला को देखना नहीं चाहता था और ऑल टाइम चाहता था कि हम सिराजुद्दौला को हटाएं और बंगाल का खुद को नवाब का घोषित कर दें। लेकिन चूंकि सिराजुद्दौला का मासी का बेटा लगता, सिराजुद्दौला को पता था कि ऐसा ऐसा ये कर रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं रहा था तुम्हारा सिराजुद्दौला इसको। कई बार समझाया लेकिन सिराजुद्दौला बोला कि ऐसा है कि तुम जो है जहाँ से हमारे नाना आए थे वहीं पे तुम चल जाओ और वहाँ का तुमको हम सूबेदार बना देते हैं। और शौकत जंग को फिर से वही तुम्हारा कहाँ पे, पूर्णिया वाले इलाके यानी बिहार के पूर्णिया वाले इलाके में वहाँ भेज देता है एज अ सूबेदार बना के कि पैसा वसूलो, हमको भी भेजो अपने पास भी रखो। लेकिन मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये वाला हाल है। उसका तो मन था तुम्हारा यहाँ का राजा बनना। अब करे तो करे क्या, शौकत जंग बार बार परेशानी करता था सिराजुद्दौला का, और सिराजुद्दौला इसलिए कुछ नहीं कह पाता था क्योंकि सिराजुद्दौला का मासी का बेटा था, भाई था, इसलिए कुछ कह नहीं पा रहा था। लेकिन हद से पार हो जाए तो क्या करे, कोई भी चीज़ जब हद से पार हो जाए तो उसको छोड़ दे, चाहे मोहब्बत हो या जंग हो, कुछ भी हो। तो सेम तुम्हारा यहाँ पे भी हुआ, ये हद से पार कर रहा था। अब ये इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला बोला कि ऐसा करते हैं, इसको सबक सिखाते हैं। बंगाल से निकल के आता है तुम्हारा बिहार के पूर्णिया वाले इलाके में, और बिहार के पूर्णिया वाले इलाके से तुम जब पूर्णिया और भागलपुर वाले रास्ते में जाओगे तो एगो जगह पड़ता है मनिहारी। मनिहारी के बीच में सिराजुद्दौला और उसके भाई यानी मासी का बेटा शौकत जंग के बीच में एक लड़ाई होता है जिसको मनिहारी का युद्ध कहा गया। क्या, कौन सा युद्ध, मनिहारी का युद्ध कहा गया, जो कब हुआ तो 1756 में हुआ। किसके किसके बीच, तो शौकत जंग और तुम्हारा सिराजुद्दौला के बीच में होता है। सिराजुद्दौला इसमें जीतता है और शौकत जंग की मृत्यु होती है। और तुम्हारा यहाँ से बोला जाता है कि इसका जो मासी का बेटा था यानी शौकत जंग था, वो कहीं ना कहीं यहाँ से अपने आप को खो देता है, और अब सिराजुद्दौला एक छत्र छाया कर रहा है तुम्हारा बंगाल का। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जीत का जश्न मना रहा है बिहार के पूर्णिया वाले इलाके में। अभी पैक खुला है और सिराजुद्दौला पीने के लिए
तैयारी है कि तब तक बंगाल से एक दो आदमी भाग के आता है, किसके पास, तो सिराजुद्दौला के पास, और बोलता है कि तुम अभी पीना बंद करो, अभी तुम चलो जल्दी, तुम्हारा कहाँ, तो कलकत्ता चलो, बंगाल चलो। सिराजुद्दौला बोला कि ऐसा है कि अभी पी तो लेने देते कम से कम तुम यार, यहाँ पे तुम रोक लियो। बोला कि अभी समय ही नहीं है पीने वाला। बोला ऐसा क्या हो गया जो तुम बोल रहे हो? बोला कि अंग्रेज और फ्रांस दोनों जो है वो तुम्हारा कलकत्ता में किलाबंदी कर रहा है। बोला ऐसा बात है? बोला हाँ ऐसा ही बात है। बोला जाता है कि वहीं पे जश्न मनाना छोड़ता है और वहां से तुम्हारा निकल जाता है। वहां से निकलता है कहाँ की ओर, तो बंगाल की ओर तुम्हारा निकलता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने बोला है कि ऐसा करो कि फ्रांस को भी एक लेटर लिखो और अंग्रेज को भी एक लेटर लिखो, और दोनों को उस लेटर में कहो कि तुम्हारा ये जो किलाबंदी कर रहा है इसको बंद कर दे। दोनों के नाम से लेटर लिखा गया, यानी फ्रांस के नाम से भी लिखा गया और अंग्रेजों के नाम से भी लेटर लिखा जाता है। फ्रांस वाला, चूंकि अभी यही दौर है कि फ्रांस वाले को बड़ी पीटा है अंग्रेज लोग, भयंकर पीटा है, तो फ्रांस वाला को ये डर था कि अंग्रेज तो पीटवे किया है, इधर से ई भी ना पीटे, तो फ्रांस वाला बात मान लेता है और फ्रांस वाला किलाबंदी करना छोड़ देता है। अंग्रेज के पास जब ये लेटर गया तो अंग्रेजों ने इसको मानने से इनकार कर दिया। बोला बे यार ऐसे ही बकता है, बकने दो, भौंक रहा है, भौंकने दो, किलाबंदी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी अंग्रेजों का मनोबल ज़्यादा स्ट्रांग है। क्यों? तो अभी बताएं कि फ्रांस वाला को बड़ी मार मारा है, तो अभी उसका स्ट्रांग ज़्यादा है, उसको पता है कि हम किसी से भी जीत सकते हैं, ऐसा उसको लगने लगा था। पीए आया, यानी जो लेटर लेके गया था सिराजुद्दौला का, वो आया, सिराजुद्दौला को बोला कि तुम्हारा फ्रांस मान गया लेकिन अंग्रेज नहीं माना। अभी बताएं कि सिराजुद्दौला बड़ी एग्रेसिव टाइप का इंसान होता था। सिराजुद्दौला ने बोला कि ऐसा करो कि अंग्रेजों पे कार्रवाई करना स्टार्ट कर दो। अंग्रेजों पे कार्रवाई करना स्टार्ट करता है तुम्हारा, और 20 जून 1756 एक जगह है कलकत्ता में, फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया। सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया और बताया जाता है कि टोटली करीब करीब 146 अंग्रेजों को पकड़ लेता है। 46 अंग्रेज को पकड़ के बोला ले चलो, अब कोर्ट में ले चलो। कोर्ट में ले चला, बोला हरामखोर, बोले थे बंद करो, बड़ा आया बाप बनने के लिए, बोला सुता के मारो ये लोग को बढ़िया से। पी लिया, बढ़िया जश्न मना के पी लिया। बोला कि अब क्या करे? बोला कि सबको रूम में बंद कर दो। बोला जाता है कि एक 14 बाय 18 के रूम में 146 को ठूस देता है, बिना कोई खिड़की के, बिना कोई पंखा के, कि कुछ नहीं था, और 14 बाई छोटा सा रूम में 146 आदमी को घुस दिया। और महीना देखो ना, कौन सा महीना, जून का महीना है भाई साहब, कितना गर्मी होगा तुम्हारा। भारत में वैसे भी जून के महीने में गर्मी रहता है, और छोटे से रूम में 146 आदमी को दे दिया। सुबह सुबह जब नशा उठा तो बोला कि कहाँ रे, कहाँ गया ये लोग? तो बोला आप ही तो बंद कर दिया उसमें। बोला खोलो खोलो देखो क्या हुआ। भाई साहब जब खोला गया तो उसमें से 123 गो का मृत्यु हो चुका था, 123 गो घलट गया आराम से गया। अब क्या बोले, 123 मरा तुम्हारा। अब तुम्हारा सिराजुद्दौला को लगा अब क्या होगा। तब तक बताया जाता है कि कुछ अधिकारी बंगाल से भाग करके क्या बोलते हैं, मद्रास वाले इलाके में। तुम्हारा हमको एक चीज तुम जान लो कि अंग्रेज का 3 प्रेसिडेंसी था, एक बंगाल प्रेसिडेंसी था, दूसरा मद्रास जिसको आज चेन्नई बोलते हो, और तीसरा तुम्हारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बंगाल से भाग के तुम्हारा कहाँ आया, तो किसके पास, तो मद्रास में। मद्रास प्रेसिडेंसी में एक बंदा था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को बताया कि देखो ऐसा ऐसा सिराजुद्दौला ने किया है। रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से कहाँ जाता है, तो तुम्हारा बंगाल के तरफ जाता है, और बंगाल बड़ी गुस्सा से गया। तुम्हारा सिराजुद्दौला को बोला निकल, मार करना है। सिराजुद्दौला बोले अभी ये तलवार, बोला क्या बोला? बोला अच्छा अच्छा। रॉबर्ट क्लाइव बहुत तेज, वो समझ गया कि कुछ ऐसा ना हो जाए ताकि यहाँ पे पछतावा पर रहे। बोला कुछ नहीं, ऐसा करो कि तुम गलती क्यों, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करते हैं हम लोग संधि कर लेते हैं। सिराजुद्दौला भी समझा कि गलती तो हम किए हैं, ऐसा करते हैं संधि कर लेते हैं ताकि बात को यहीं पे निपटारा कर दे। जब 2 गुट में लड़ाई होता है तो बोलता है ना मैनेज कर लो, छोड़ो हटाओ, तो सेम तुम्हारा यहाँ पे भी बोले चलो ठीक है मैनेज कर लेते हैं। और मैनेज एक संधि के साथ हुआ था। कौन सा संधि कहलाता है? वो अलीनगर का संधि कहलाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। जो कब हुआ था, तो 9 फरवरी 1757 में हुआ। इस संधि में बताया गया कि जो जो तुम किलाबंदी कर रहे हो नहीं करोगे, दिस दैट, जो हुआ सो हुआ। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव तुम्हारा ये चीज भूल नहीं पा रहा है, वो अपना बेइज्जती, अपने अधिकारियों का, अंग्रेजों का बेइज्जती भूल नहीं पा रहा है। रॉबर्ट क्लाइव इसी ताक में था कि कभी ना कभी तो मौका मिलेगा, हर कुत्ते का दिन आता है। वो भी रॉबर्ट क्लाइव वही एक दिन का इंतजार कर रहा था। रॉबर्ट क्लाइव ने तुम्हारा मार्च 1757 में, कब, मार्च 1757 में इस संधि का उल्लंघन करते हुए बंगाल में ही एक जगह है चंद्रनगर, जो फ्रांसों का हुआ करता था, उस पर अटैक कर देता है। सिराजुद्दौला को जैसे ये बात पता चला तो सिराजुद्दौला को लगा कि संधि का तो इसलिए उल्लंघन किया है क्योंकि संधि में बोल दिया था कि कोई किसी पे अटैक नहीं करेगा।
इसको गुस्सा आता है और रॉबर्ट क्लाइव को पता था कि ऐसा करेंगे तो पक्का सिराजुद्दौला का जैसा नेचर है, कैरेक्टर है, वो हम पे अटैक करेगा ही करेगा। तब तक रॉबर्ट क्लाइव ने एक गेम खेला। रॉबर्ट क्लाइव ने एक गेम क्या खेलता है कि बोला जाता है कि सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम था तुम्हारा मीर जाफर। क्या नाम था? मीर जाफर। मीर जाफर को बुलाया, बोला कि आओ तुमसे कुछ बात करना है। रॉबर्ट क्लाइव तो थोड़ा डरे डरे बुलाया क्योंकि दुश्मन के सेनापति को बुला रहा है। बुलाया। रॉबर्ट क्लाइव ये बात जानता है, ये बात जान रहा था कि भारत में उस समय राष्ट्रवादी नहीं है, भारत में उसमें पैसावादी है। राष्ट्र के लिए मर मिटने के लिए कोई तैयार नहीं, पैसा के लिए हर कोई मर मिटने के लिए तैयार है। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को वही लोभ देने के लिए बुलाया, बोला कि इधर आओ। बोला कि 1 करोड़ देंगे। बोला काम क्या है बताओ। बोला 2 करोड़ देंगे। बोला अरे बेवकूफ काम तो बताओ। बोला 3 करोड़ देंगे। बोला अरे साले बताओ तो काम। बोला 4 करोड़। बोला काम तो बताओ। बोले काम बताएंगे, पहले पियो बढ़िया से। 1-2 पैक बनाया। बोला कि एक बात बोले। बोला बोलो। डरे डरे बोला कि यदि हम तुमको बंगाल का नवाब बना दे। बोला हैं? बोला हाँ बंगाल का नवाब बना दे तो। बोला कैसे? बोला कि तुम अपने ही राजा को मार दो ना, या हमसे युद्ध करेगा ना तो तुम आना मत मेरे साथ, उसके साथ। बोला कि जैसे ही तुम्हारा बंगाल का नवाब का नाम सुनाऊं, इस गिलास तो छोड़ो बोतलें मुंह में लगा लिया पगला। पैसा हम क्या बोले, पैसा बहुत बड़ा चीज होता है। पैसा पे समाप्त हो गया उसका सारा मोरल एथिक्स, सब समाप्त हो गया उसका। मीर जाफर बात मान लेता है और जैसा कि रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा था कि सिराजुद्दौला आक्रमण करेगा, बिल्कुल आक्रमण होता है और सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में एक युद्ध होता है। और उसी युद्ध को हम लोग कौन सा युद्ध कहते हैं? प्लासी का युद्ध कहते हैं। 23 जून 1757 को यह युद्ध होता है। अब सिराजुद्दौला को लगा कि मेरे पास तो बहुत ज्यादा सेना है, लेकिन उसको पता कहाँ कि रॉबर्ट क्लाइव ने तो गेम खेल दिया है, मीर जाफर ने काट लिया उसका बढ़िया से। तुम्हारा दोनों आमने सामने और आधा से अधिक सेना जो था वो मीर जाफर को लेके आना था। मीर जाफर अपन ब्लैंकेट ओढ़ के सुतल हो, कोई दिक्कत नहीं, क्या पहले ही पैसा में बिक गया हो। अब सिराजुद्दौला बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है कि मीर जाफर कब आएगा सेना को लेके। इधर लड़ाई स्टार्ट है। अब एक कारण ये भी है ना जीतने का, भले सेना इसके पास ज्यादा हो सिराजुद्दौला के पास, लेकिन कम सेना अंग्रेजों के पास, लेकिन दोनों में एक चीज का अंतर था। सिराजुद्दौला का जो सेना है तुम्हारा वो लाठी तीर तलवार वाला है और वो लोग SLR AK-47 लेके आया हुआ है। तुम ही सोचो ना कि उधर से तुम्हारा 10 गो या 10 गो 20 गो आदमी है, हम इधर से 500 आदमी को लेके जा रहे हैं। अंतर ये है कि हम मेरे हाथ में हम लोग जो 500 है वो तुम्हारा लाठी वाला है, वो 10 गो है तो AK-47 ले ले, सुताने देगा हम 500 को? बिल्कुल सुता देगा। हम लोग को लाठी मारने के लिए वहां जाके मारना पड़ेगा, वो 1 किलोमीटर इधर भेज देगा। देख रहा है ये, देखो ये तलवार उठेले है, ये पूरा दिया है धौंस पकड़ के, गोला बारूद लेके आ रहा है। तो ये भी एक कारण था। और सिराजुद्दौला अब समझ गया कि लगता है मीर जाफर मिल गया। मीर जाफर आया नहीं। सिराजुद्दौला जान बचाने के लिए वहां से भागता है, लेकिन सिराजुद्दौला 2 जुलाई 1757 को यही पटना वाले इलाके में आता है। और पटना वाले इलाके में मीर जाफर का एक बेटा था जिसका नाम था मीर मरीन, उसने मार दिया और यहाँ से तुम्हारा सिराजुद्दौला का किस्सा समाप्त होता है और बंगाल का जो नया नवाब बना मीर जाफर। इस क्लिप में आज इतना ही बताएंगे। बंगाल का दूसरा वीडियो जल्दी अपलोड होगा। यदि अच्छा लगे तो शेयर करो, प्यार दो, जैसा तुमको लगे। ठीक है, थैंक यू।